अच्छा, आगे बढ़ते हैं बच्चों। Regarding residential status of the SSC, we have seen why it is necessary to know residential status of the SSC. I said to know scope of your total income. आपका कमाया हुआ इनकम टैक्सेबल है नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन रेसिडेंशियल स्टेटस। उसमें बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए लाइन में फिर से एक बार पढ़ता हूं। इन नंबर 1, total income varies according to the residential status of the SSC. नंबर 2 में residential status has nothing to do with citizenship. Number 3 था residential status of the SSC depends on stay of SSC in India during previous year. There I said that it is not necessary that stay should be continuously at one place. हो सकता है कि हमारे इंडिया के किसी भी कोने में वो रहा throughout the previous year. That stay in India will decide whether he is a resident or not. अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करने से पहले समथिंग आई वांट टू knowledgeable things है। I know you all of you know कि सर पूरे साल में कितने दिन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं, इवन आई थिंक यू ऑल ऑफ यू नो इट। तो वो चीजें आपको भले पता है, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपके साथ डिस्कशन करूंगा, ओके? क्योंकि वो सम करते फिर बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए सर मेरे को मालूम नहीं था फरवरी महीने में 28 कभी रहता है, 29 कभी रहता है, साल में 2 बार ऐसा होता है कि कंटिन्यूअसली 31 डेज आता है। ये सब चीजें भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं ना। कम टूवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन। पर्सन का क्लासिफिकेशन कैसा होगा फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस? अ पर्सन कैन बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। आप उस ट्री डायग्राम को ऑब्जर्व करना। लेफ्ट साइड रेसिडेंट अंडर सेक्शन 242, नॉन रेसिडेंट 2 सबसेक्शन 30। अगर कोई रेसिडेंट है देन रेसिडेंट इज अगेन यूज्ड टू बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। अगर आप रेसिडेंट डिक्लेयर हो चुके हो तो रेसिडेंट भी 2 कैटेगरी का होता है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। आप रेसिडेंट हो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो क्या, उसको कहते हैं आर एंड ओ आर। आर एंड ओ आर रेसिडेंट का सेकंड कैटेगरी है। रेसिडेंट हो आप बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है, वेदर यू हैव टू डिसाइड रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट वंस इफ इट इज अ डिक्लेयर्ड रेसिडेंट। अगर एक बार किसी को आपने रेसिडेंट बोल दिया तो आपको ये भी बताना पड़ता है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है वो भी डिसाइड करना पड़ता है बच्चों, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। रेसिडेंट कैसे डिसाइड किया जाता है, कुछ बातें जो आपके साथ डिस्कस करने। असेसमेंट ईयर यू ऑल ऑफ यू नो फॉर अस 2020-21, प्रीवियस ईयर विल बी 2019 and 20। प्रीवियस ईयर 19-20 में कोई भी फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना, एवरी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड्स ऑन 31 मार्च। कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स विद 1 अप्रैल and our financial year will going to start from 1 April 2019 and will going to end on 31st March 2020. You all of you know कि सर कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं। सिर्फ आपके साथ छोटा सा शॉर्ट डिस्कशन कर लेता हूं, बाद में प्रॉब्लम नहीं चाहिए मुझे। अप्रैल 30 डेज, मई 31 डेज होता है, जून 30 डेज होते हैं, जुलाई 31 डेज होता है, अगस्त 31 डेज होता है। याद रखना जुलाई एंड अगस्त कंटिन्यूअसली 2 मंथ ऐसे आते हैं जहां पर 31 होता है। नेक्स्ट सितंबर 30 डेज, अक्टूबर 31 डेज होता है, नवंबर 30 डेज होता है, दिसंबर 31 डेज होता है, जैन 31 डेज होता है। साल में 2 बार 31 रिपीट होता है बच्चों, जुलाई एंड अगस्त, दिसंबर एंड जनवरी। अब वो दिसंबर तक कौन सा ईयर चल रहा था? 2019। अब जनवरी से 2020 चालू हो गया।
जैन 31 डेज, फेब्रुवरी 29 डेज। 29 बराबर लिखा है क्या बच्चों? फेब्रुवरी में 29 डेज होता है या 28 डेज होता है? तो आंसर फॉर दिस सर 28 डेज होता है, बट 4 साल में एक बार फेब्रुवरी में 29 डेज होते हैं, उसको लीप ईयर कहते हैं, उसको लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर के फेब्रुवरी में 29 डेज होता है। अब 2020 का फेब्रुवरी लीप ईयर है बच्चों। अब इसके बाद 4 साल के बाद यानी 2024 में फिर फेब्रुवरी में 29 डेज आएंगे, फिर उसके बाद 28। समझ में आ रहा है आपको? जो ईयर इजीली 4 से डिवाइड हो जाता है ना, फाइनेंशियल ईयर जिसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं और आंसर पॉइंट में नहीं आ रहा है, तो दैट विल गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज ए लीप ईयर। इससे पहले 2016 में था, 2012 में था। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। फरवरी के बाद मार्च 31 डेज, तो पूरे फाइनेंशियल ईयर का आपका टोटल बनता है 366 डेज। 365 दिन होते पता है मुझे, बट फरवरी का 29 होने के वजह से 19 एंड 20 के फाइनेंशियल ईयर में 366 डेज होता है बच्चों। आप क्यों बता रहे हो सर हमको ये सब? तो उसका आंसर है, while determining residential status of an SSC, किसी भी एसएससी का रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते वक्त ये डेज का काउंटिंग होना चाहिए। आपको एग्जांपल ऐसा दिया रहता है, मिस्टर ए वेंट आउटसाइड इंडिया इन द मंथ ऑफ अगस्त, या तो 1 अगस्त को बाहर चला गया, केम अगेन टू इंडिया इन द मंथ ऑफ जनवरी, 15 जनवरी 16 जनवरी कुछ भी डेट दिया रहता है। फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, अगेन ही वेंट आउटसाइड इंडिया इन द मंथ ऑफ मार्च एंड देन नॉट रिटर्न्ड बैक टिल अवर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो ऐसे सब क्वेश्चंस में ना आपको वर्किंग नोट बनाकर इंडिया में डेज कैलकुलेशन करना पड़ता है, हाउ मेनी डेज ही वाज इन इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर में वो इंडिया में कितने दिन था वो काउंटिंग करना पड़ता है। तो ये मैंने आपको सिर्फ बेस दे के रखा है कि भाई इंडिया में 1920 के फाइनेंशियल ईयर में टोटल 366 डेज थे ना। डिसीजन रिगार्डिंग रेसिडेंशियल स्टेटस डिपेंड्स अपॉन सर्टेन क्राइटेरियाज। कुछ क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। उस क्राइटेरिया में ना एक जगह ऐसा लाइन लिखा हुआ है, 4 years प्रिसीडिंग टू फाइनेंशियल ईयर। मैं खाली बता के रखता हूं, 4 years प्रिसीडिंग टू प्रीवियस ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब प्रीवियस ईयर। हमारा प्रीवियस ईयर को छोड़ के पीछे का 4 साल, कौन से वो 4 साल है देख लेते हैं। 18 एंड 19, 18 एंड 19, 17 एंड 18। मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा हूं, डिसेंडिंग ऑर्डर में पीछे जा रहा हूं 4 साल जाने का। 16 एंड 17, 15 एंड 16। तो याद रखना, एक कंडीशन में पढ़ूंगा बाद में आगे जाके, 4 years प्रिसीडिंग टू प्रीवियस ईयर। तो आपके लिए वो 4 साल कौन से हैं? 15 16, 16 17, 17 18, 18 एंड 19। मैं लिखा डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन पढ़ते हो असेंडिंग में पढ़ रहा हूं। 15 16, 16 17, 17 18, 18 19, ये 4 years will going to be considered as preceding to previous financial years. नेक्स्ट, एक और एक कंडीशन है जिसमें 10 साल पीछे जाना पड़ता है। एक और एक कंडीशन है जिसमें 10 साल पीछे जाना पड़ता है। अब 10 साल पीछे जाना है मतलब वो क्या होगा देखो, 10 years preceding to previous year। एक बात और, सर आप हमको ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि बच्चों आपको ना ये याद रखना है ईयर कौन सा है, हर साल चेंज होता है। तो अभी आपको दिमाग में भरना है 15 16 से लेके 18 19, दीज आर 4 years preceding to previous year। वैसे ही समवेयर इन कंडीशन वी हैव टू डील विद 10 years preceding to previous year। 10 साल पीछे जाना पड़ता है प्रीवियस ईयर को छोड़ के। तो वो 10 साल कौन से है, चलो देखते हैं फटाफट। नंबर 1 18 19,
नंबर 2 17 18, मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में पीछे जा रहा हूं. थर्ड ईयर 16 17, फोर्थ ईयर 15 16, फिफ्थ ईयर 14 15, सिक्स्थ ईयर 2013 14, सेवेंथ ईयर 2012 13, एट्थ ईयर 2011 12, ninth year 2010 11, and 10th year 2009 and 10. तो इट इज क्लियर. 10 साल पीछे जाओ मतलब कौन से ईयर पे जाना पड़ेगा? 2009-10 से लेकर 18-19 तक. 2009-10 से लेकर 2018 एंड 19 तक. अगर अभी आपको नहीं समझ में आ रहा तो खाली याद रखो 10 इयर्स पीछे जाना है मतलब 2009-10 से शुरू होना है. 4 इयर्स पीछे जाना है इसका मतलब 15-16 से शुरू होकर 18-19 तक आना. 19 एंड 20 नहीं है, प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पीछे का 4 साल, प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पीछे का 10 साल. वो मैंने इसलिए लिख के रखा है क्योंकि अभी मैं कंडीशन पढ़ाऊंगा तो ये काम आएगा आपको. क्लियर? जरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, द नॉर्म्स रिलेटिंग टू रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल which is given under section 6 subsection 1. रेसिडेंट इंडिविजुअल सेक्शन 6 सबसेक्शन 1. सेक्शन भी याद रखना. इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस जानना होगा तो उसके नॉर्म्स दिए हुए हैं सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में. An individual will be treated as a resident in India in any previous year if he fulfills any one of the following 2 basic conditions. यार मैं 3 लाइन दूंगा आपको, बाय करना पड़ता है क्योंकि सम करते को लिखना जरूरी. इट कैरीज 2 to 3 मार्क्स. कंडीशन के भी मार्क्स होते हैं कंडीशन लिखने के. समझना तो है ही, 3 पैराग्राफ बाय हार्ट भी करना पड़ेगा. एक इंडिविजुअल को हम इंडिया में रेसिडेंट कब बोलेंगे कि प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट है? इफ ही फुलफिल्स एनी वन ऑफ द 2 बेसिक कंडीशन. दिए गए 2 बेसिक कंडीशन में से, दिए गए 2 बेसिक कंडीशन में से उसको एक कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा. नंबर 1, इफ ही इज इन इंडिया इन दैट ईयर. बच्चों दैट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर. दैट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर. मैंने ब्रैकेट में ईयर भी स्पेसिफाई किया. अपना प्रीवियस ईयर क्या है? 2019 एंड 20 फॉर अ पीरियड और पीरियड्स amounting in all to 182 days or more. This is our first condition. इसको एक्सप्लेन करता हूं. बच्चों अपने 366 डेज में, अपना 1920 प्रीवियस ईयर का 366 डेज में आपको इंडिया में कम से कम 182 डेज रहना पड़ेगा. 182 डेज और मोर. अगर आप इंडिया में हो तो आप रेसिडेंट कहलाओगे. मैं रेसिडेंट हूं फॉर असेसमेंट ईयर 2021 क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर में इंडिया से बाहर गया ही नहीं. आप लोग भी नहीं गए हो. ये मत बोलना सर मैं गांव गया था. मैंने आपको पहले ही कंडीशन में पढ़ाया कि आप थ्रू आउट इंडिया के किसी भी कोने में रहो, ये माना जाएगा दैट यू आर इन इंडिया. इट्स नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू स्टे एट अ सेम प्लेस कंटिन्यूअसली. आप पूरे इंडिया में किधर भी भटकते रहो चलेगा, लेकिन वो माना जाएगा दैट यू आर इन इंडिया ओनली. टोटल स्टे इन इंडिया शुड बी 182 डेज और मोर. मतलब ये कंडीशन किसके लिए लागू होता है मालूम बच्चों? जो लोग नॉर्मली इंडिया से बाहर जाते किसी काम से, बिजनेस से, जॉब करने के लिए, या कोई ट्रेडिंग बाइंग सेलिंग का एक्टिविटी करने के लिए, या ऑफिस वाले उनको बार बार बाहर भेजते हैं कुछ काम से, उन लोगों के केस में क्वेश्चन रेसेस वेदर दे आर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट. हम जैसे कॉमन मैन के केस में ये सवाल उठता ही नहीं है बिकॉज वी हैव स्पेंट द होल ईयर इन इंडिया. तो हम रेसिडेंट ही है. रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का सवाल किसके लिए उठता है मालूम है? जो इंडिया से बाहर जाते कुछ काम से. तो कंडीशन नंबर 1 सेज दैट जो इंडिया से बाहर जाते काम से, अगर उनका स्टे इन इंडिया
182 डेज और मोर, 182 डेज या उससे ज्यादा होगा तो उनको 182 डेज बोले तो लगभग 6 महीने। हाँ, 182 डेज मतलब लगभग 6 months, means near about if you have spent 6 months in India or more than that, means you will going to be considered as you are resident in India as per condition number 1. उनका लाइन एज इट इज बाय हार्ट करना पड़ेगा। फिर से पढ़ता हूं लाइन क्या है। इफ ही इज इन इंडिया इन दैट ईयर, ब्रैकेट में 1920 लिखा, फॉर अ पीरियड और पीरियड्स। सर ऐसा क्यों लिखा है फॉर पीरियड और पीरियड्स, मैं समझाता हूं। मान लो when our financial year started 1920 started, 1 अप्रैल मैं इंडिया में था, 5 अप्रैल को कुछ बिजनेस काम की वजह से मुझे नेपाल जाना पड़ा। 5 अप्रैल को गया, मई में वापस आ गया, मई मंथ में वापस आ गया। सर मई जून इधर ही था इंडिया में, फिर बिजनेस के कुछ काम से मुझे श्रीलंका जाना पड़ा, 1.5 महीना श्रीलंका में रह के वापस आया। फिर आफ्टर अ गैप ऑफ 10 days कुछ काम आ पड़ा बांग्लादेश, सर गया बांग्लादेश, काम कंप्लीट करके 10 दिन में वापस आ गया। मतलब बच्चों आप थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर कितनी बार भी इंडिया से बाहर आवन जावन करो चलेगा, जरूरी नहीं कि स्टे शुड बी कंटिन्यूअस एट अ स्ट्रेच इन इंडिया। टूटा टूटा 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, वो सबको टोटल करने के बाद इट शुड बी 182 डेज और मोर। Therefore they have written that line for a period or periods. So रीने की एट अ स्ट्रेच कंटिन्यूअस डेज होना चाहिए, गैप के बाद टूटा फूटा 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, सबको मिला के इंडिया में कितना दिन है उसका टोटल करे तो 182 डेज और ज्यादा होना चाहिए। देन इट विल गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज कंडीशन नंबर 1 इज सेटिस्फाइड। इज इट क्लियर? आई होप आप सबको समझ में आ गया पहला कंडीशन क्या बोलता है। पहला कंडीशन बोलता है कि वो पर्सन का स्टे इंडिया में प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा रहना चाहिए। दिस इज अवर कंडीशन नंबर 1। क्लियर? चल सेकंड कंडीशन 3 लाइन का है। व्हाट सेकंड कंडीशन सेज, विद इन 4 years प्रीसीडिंग टू दैट ईयर। मान लो अगर प्रीवियस ईयर में आप 182 डेज नहीं हो, यू कांट सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन। एक्चुअली कंडीशन नंबर 2 किसके लिए बनाया हुआ मालूम है? दोज हु हैव फेल्ड टू फुलफिल फर्स्ट कंडीशन ऑफ 182 डेज। मान लो अगर आप प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में नहीं हो तो आपको एक सेकंड ऑप्शन दिया। सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है मालूम है? इन 4 years प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पहले के 4 साल। अब उसके पहले के 4 साल मतलब कौन से 4 years? 2015, 16 टू 2018 एंड 19 मैंने डिस्कस किया आपसे 4 साल कौन से। प्रीवियस ईयर 1920 उसको छोड़ के पीछे का 4 साल। सर उसको छोड़ के पीछे का 4 साल क्या रहेगा? 18, 19, 17, 18, 16, 17, 15, 16। These are 4 years. I can say that these are 4 years preceding to previous year. आगे क्या लिखा देखो, he had been in India for a period or periods in all amounting to 365 days or more. सर वो 4 साल में टूटा फूटा थोड़ा थोड़ा करके ये 4 साल में अगर वो इंडिया में 365 डेज और मोर रह चुका है, इंडिया में रह चुका है, तो प्रीवियस ईयर में 1920 में 182 डेज का जरूरत नहीं है, जस्ट 60 डेज और मोर चलेगा एंड ही विल गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज रेसिडेंट इन इंडिया। पढ़ता हूं लाइन, ध्यान दें। Within 4 years preceding to that year, 2015, 16 to 2018, 19, he had been in India, मतलब रह चुका है 4 साल में, for a period or periods in all amounting to 365 days or more, and has been in India for 60 days or more in that year बोलो तो previous year। previous year में बस 60 दिन या उससे ज्यादा चलेगा, लेकिन वो 60 दिन और उससे ज्यादा कब चलेगा? अरे प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर छोड़ के उसके पहले के 4 साल में अगर आप 365 डेज इंडिया में रह चुके हो तो प्रीवियस ईयर में 182 का जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर में 182 का जरूरत नहीं है, ओनली 60 डेज इज इनफ।
to be considered as a resident in India. Clear? ओके, दोनों कंडीशन क्लियर हो गया बच्चों ना? कंडीशन नंबर 1 अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो कंडीशन नंबर 2 देखने का। बट कंडीशन नंबर 2 पे एक ग्रहण लगा हुआ है। ग्रहण इन द सेंस इट इज नॉट एप्लीकेबल टू सम पीपल। कंडीशन नंबर 2 is not applicable to some individual resident. कुछ इंडिविजुअल पर्सन्स पे कंडीशन नंबर 2 काम नहीं करता। चलो देखते हैं सर वो कौन लोग है जिस पर कंडीशन नंबर 2 काम नहीं करता है। मैं पढ़ता हूं सर, ध्यान देना अच्छे से। मैं पहले समझा देता हूं, चलो फिर बाद में रीड करता हूं। बच्चों ध्यान देना अभी इस लाइन पे जो बोलूंगा। एन इंडियन रेसिडेंट का कैलकुलेशन चल रहा है ना। एन इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन किसको बोलते हैं मालूम है सर? जिसके पास इंडियन सिटीजनशिप है। हाउ आई कैन प्रूव कि कोई इंडियन सिटीजन है? तो उसके नाम का आधार कार्ड होगा, उसके नाम का पैन कार्ड होगा, राशन कार्ड में उसका नाम होगा, तो वी कैन से दैट कि सर ही इज एन इंडियन सिटीजन। अब पूरी बात सुनना। इंडियन सिटीजन who went outside India for employment purpose। अगर कोई इंडियन सिटीजन है, went outside India for employment purpose, इंडिया से बाहर जॉब करने के लिए गया है, और एन इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब बोले तो उसका जन्म इंडिया में नहीं हुआ सर, उसके आइदर पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स का। इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है भले उस पर्सन का जन्म इंडिया में नहीं हुआ है, आइदर पेरेंट्स सर मम्मी या पापा या दादा या दादी, इनमें से अगर किसी का जन्म इंडिया में हुआ रहेगा ना, तो भले ही वो बच्चा इंडिया में पैदा नहीं हुआ है फिर भी उसको इंडियन ओरिजिन बोला जाता है। तो इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन, इन दोनों में से कोई भी वेंट आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस और दे आर वर्किंग एज अ क्रू मेंबर इन शिप। शिप में काम करता है। जो लोग शिप में काम करते हैं ना बच्चों, वो 1.5 2 महीने 3 महीने कभी कभी 6 महीने तक उनको ऐसा ना जमीन देखने का, सरफेस ऑफ द अर्थ देखने का नसीब नहीं होता है। जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो समंदर में या शिप में ही उनका काम कंटिन्यूअसली चलते रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए एंड पीपल हु आर वेंट आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। मैं 2 केस रिपीट करता हूं। क्या क्या बोला मैंने? बोला इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन, इंडिया से बाहर गए जॉब के लिए या समवेयर दे आर वर्किंग एज अ क्रू मेंबर इन शिप। इनके केस में अगर वो इंडिया में प्रीवियस ईयर में विजिट के लिए आए थे, अगर इंडिया में वो विजिट के लिए आए थे, नॉर्मली दोज हु आर वर्किंग आउटसाइड इंडिया, जब तक वो वहां पर जॉब कर रहे हैं, वो इंडिया में आते हैं फॉर मंथ और 2 मंथ एज अ विजिट के लिए अपने फैमिली मेंबर से मिलने के लिए। तो उनके केस में कंडीशन नंबर 2 इज नॉट एप्लीकेबल। 60 डेज वाला कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे लोगों के केस में टू बी रेसिडेंट इन इंडिया 182 डेज होना कंपलसरी। इवन इफ इन प्रीवियस 4 year preceding to previous year they had been India for 365 days or more, इन प्रीवियस ईयर उनको 182 डेज रहना पड़ेगा। 60 डेज वाला कंडीशन लागू नहीं होता है। तो अगर कोई पूछता है सर फिर ये बी वाला कंडीशन बनाया किसके लिए? एक्चुअली बी वाला कंडीशन ना बच्चों फॉरेन सिटीजन्स के लिए बनाया हुआ है, जो इंडिया में आते हैं बिजनेस करने के लिए, उनके लिए कंडीशन नंबर 2 बनाया हुआ है। फॉर एन इंडियन स्पेशली 182 डेज और मोर वाला कंडीशन लागू होता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। मैं रीड करता हूँ एक्सप्लेनेशन में क्या लाइन दिया, चलो देखते हैं। नोट बोलता है एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, the residential status of an Indian citizen who is rendering service outside India and who visit during leave or vacation in any previous year will be determined as under। मतलब जो
रेंडरिंग मतलब प्रोवाइडिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, और वो इंडिया में विजिट के लिए आते हैं छुट्टी में, वेकेशन में। तो उनके केस में क्या है देखो, an Indian citizen who leaves India in any previous year as a member of a crew of Indian ship or for the purpose of employment outside India would be treated as a resident in India if the period of his stay in India in that year, that बोले तो previous year, amounts to 182 days or more in spite of 60 days as stated in B above। मतलब B वाला कंडीशन लागू नहीं होता है। B कंडीशन में जो 60 दिन दिया हुआ है वो हट जाएगा ऐसे लोगों के लिए जो इंडियन सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन है, इंडिया के बाहर जाते हैं एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, और दे आर क्रू मेंबर इन शिप। ऐसे लोगों के केस में इंस्टेड ऑफ 60 डेज 182 डेज कंपलसरी है बच्चों। नेक्स्ट नंबर 2 एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, an Indian citizen or a person of Indian origin who is outside India and who comes on a visit to India in any previous year। ध्यान देना, इंडियन ओरिजिन के लिए एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहे, इंडियन ओरिजिन के लिए एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहे, खाली क्या बोल रहा है, हु इज आउटसाइड इंडिया हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया इन प्रीवियस ईयर विल बी ट्रीटेड एज अ रेसिडेंट इन इंडिया if he is stay in India in that year to 182 days or more instead of 60 days as stated in B above। मतलब वो 60 डेज वाले लाइन को कैंसिल करके कितना दिन हो जाता है वो 182 डेज। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड बच्चों। जैसे हम लोग सम करते रहेंगे तो मैं इसको बार बार पढ़ लेता हूँ। अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी एन इंडियन ओरिजिन इफ ही, इंडियन ओरिजिन किसको कहते हैं मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, either of his parents, either of his parents यानी मम्मी या तो पापा, or any of his grandparents were born in an undivided family in India। अनडिवाइडेड फैमिली इन इंडिया मतलब पेरेंट्स का जन्म या तो कोई आइदर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म इंडिया के फैमिली में हुआ रहेगा तो उसको माना जाता है कि वो इंडियन ओरिजिन। क्लियर? आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों। वो जो 3 पैराग्राफ दिख रहा है ना ऊपर का जिसपे मैंने बॉक्स का साइन क्रिएट किया अभी, ये 3 पैराग्राफ आपको बाय हार्ट करके रखना पड़ेगा। जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये 3 पैराग्राफ लिखना पड़ता है। इट कैरीज 2 मार्क्स, इसका 2 मार्क्स होता है। भले आप रॉन्ग आंसर निकालो, आपका कंक्लूजन भी रॉन्ग निकला तो भी, इफ यू हैव रिटन दिस कंडीशन एज इट इज जो आपको दिख रहा है वैसे, तो यू विल गोइंग टू गेट 2 मार्क्स। कंडीशन लिखने का 2 मार्क्स होता है। Once we made discussion whether a person individual is a resident, तो नॉन रेसिडेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे कोई बोले सर नॉन रेसिडेंट किसको बोलता है तो मैं ऐसा बोलूंगा, इफ एन इंडिविजुअल does not satisfies both conditions of section 6 subsection 1। अभी जो हमने सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना, अगर उसके दोनों कंडीशन कोई फुलफिल नहीं कर पा रहा है, उस इंडिविजुअल को हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि वो कौन है, नॉन रेसिडेंट है। उसको म्यूट करो मिराज अपने डिवाइस को बेटा। ठीक है, नॉन रेसिडेंट के बारे में 1-2 लाइन बोलता हूं। नॉन रेसिडेंट किसको बोला जाएगा, क्या लिखा है देखो नॉन रेसिडेंट के जगह में, नॉन रेसिडेंट मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट अ रेसिडेंट। ये तो क्या है, जो रेसिडेंट है उसको नॉन रेसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, an individual is a non-resident in India if he satisfies none of the 2 basic conditions stated under section 6 subsection 1। आपने जो हमको सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में 2 कंडीशन पढ़ाए ना, उसमें का एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, कोई एक भी अगर नहीं करता है तो हम उस इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे, नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। ओके, चलो ये कंप्लीट हुआ बच्चों, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। लेकिन जो ट्री डायग्राम मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, जो ट्री डायग्राम मैंने आपको दिखाया था बच्चों, ये वाला, इसमें मैंने क्या बोला, अगर आप किसी को रेसिडेंट डिक्लेयर कर रहे हो तो फिर पॉसिबिलिटी क्रिएट होता है वेदर ही इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। फिर से सुनना, एक बार अगर मैंने किसी को रेसिडेंट बोल दिया तो फिर एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, सर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है।
तो मैं आपको रूल्स पढ़ाता हूं। ऑर्डिनरी रेसिडेंट किसको बोलते हैं? ऑर्डिनरी रेसिडेंट किसको बोलते हैं? ये तो नॉन रेसिडेंट का हुआ। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इसको शॉर्ट में आर एंड ओ आर बोला जाएगा। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, उसको शॉर्ट में आर बट एन ओ आर बोला जाएगा। इनके नॉर्म्स, इनके कंडीशंस दिए हुए सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में। फिर से सुनना, रेसिडेंट का नॉर्म का सेक्शन क्या था? 6 सबसेक्शन 1। गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना, सेक्शन लिखना बहुत जरूरी है बच्चों। जब आप कोई एक्ट के बारे में पढ़ते हो तो सेक्शन स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी होता है। रेसिडेंट का नॉर्म्स 6 सबसेक्शन 1 फॉर ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी इज गिवन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। ओके, चलो अब मैं लाइन पढ़ता हूँ, जरा ध्यान देना क्या लिखा। An individual is treated as a resident if he fulfills any one test out of the two specified under section 6 subsection 1। सही बात है। एक इंडिविजुअल को मैं रेसिडेंट कब बोलूंगा? जब वो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का कोई एक कंडीशन फुलफिल करता है तो। अब आगे देखना, एन इंडिविजुअल हु इज अ रेसिडेंट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। अगर एक इंडिविजुअल रेसिडेंट है तो फिर उसका 2 क्लासिफिकेशन होता है। ए, या तो वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है, या तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है। शॉर्ट में कैसे बुलाने का देख लो, आर एंड ओ आर ऑर्डिनरी के लिए, आर बट एन ओ आर नॉट ऑर्डिनरी के लिए। अब मैं आपको रूल पढ़ाऊंगा आर एंड ओ आर का, तो समझ उसका अपोजिट लाइन आर बट एन ओ आर का होगा। अगर मैं ओ आर का रूल पढ़ा रहा हूं आपको, तो सर ओ आर का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो एन ओ आर। तो हम लोग ओ आर का पढ़ते हैं। Tests for this classification are discussed in the following paras. A person is treated as a resident, ordinary resident if he satisfies both the conditions given below. फिर से सुनना, anyone नहीं है, anyone नहीं है, both the condition, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ही आप कहलाओगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऑलरेडी आप रेसिडेंट बन चुके हो, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो क्या। To no ordinary resident, you must satisfy both the conditions. क्या है वो 2 कंडीशन? सुनना जरा बच्चों। ऑर्डिनरी रेसिडेंट जानने के लिए हिस्ट्री में जाना पड़ता है, मतलब उसका बहुत पास्ट में जाना पड़ता है। प्रीवियस ईयर छोड़ के पीछे 10 साल जाना पड़ता है। अभी देखो नंबर 1 क्या बोलता है। नंबर 1 कंडीशन सेज दैट रेसिडेंट इन इंडिया, आप 1920 में रेसिडेंट हो, इसलिए मैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट देख रहा हूं। आप 1920 में रेसिडेंट हो, इसीलिए मैं रेसिडेंटशिप चेक कर रहा हूं आप ऑर्डिनरी हो कि नहीं। लेकिन कंडीशन नंबर 1 फॉर ऑर्डिनरी सेज दैट, ठीक है आप पिछले साल रेसिडेंट हो, हम मानते हैं, लेकिन पिछले साल को छोड़ के उसके 10 साल पहले में कम से कम 2 बार रेसिडेंट रहना चाहिए, तो आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाओगे। फिर से रिपीट करता हूं, जिसको नहीं समझ में आया सुनना जरा ध्यान से। इन प्रीवियस ईयर यू आर रेसिडेंट, इसलिए तो ऑर्डिनरी चेक कर रहा हूं। तो 1920 को छोड़ दो, उसके पीछे के 10 साल। अब उसके पीछे का 10 साल मैंने पहले लिख के बताया था आपको, 2009-10 टू 2018 एंड 19। ये 10 साल में आप कम से कम और 2 बार रेसिडेंट रह चुके रहने चाहिए। 2 से ज्यादा चलेगा, मैं 3 बार था, मैं 4 बार था, मैं 5 बार था, ओके वेरी गुड, यू आर सेटिस्फाइड फर्स्ट कंडीशन। लेकिन सर मैं पिछले 10 साल में एक बार भी रेसिडेंट नहीं था, मैं पिछले 10 साल में एक ही बार रेसिडेंट था, तो फिर बच्चों आप कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहे। आपको कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई करना है तो प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पहले के 10 साल में कम से कम 2 बार रेसिडेंट रह चुके रहनी चाहिए। 2 से ज्यादा चलेगा, 2 से कम नहीं चलेगा। मेरे बोलने से समझ में आ गया तो वेरी गुड बच्चों। क्या लिखा है उधर, लाइन पढ़ता हूं सुन। रेसिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट, यानी कम से कम 2 बार आउट ऑफ 10 ईयर, 10 में से, वो 10 साल कौन सा ब्रैकेट में लिखा, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब अपना प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पहले के 10 साल में कम से कम 2 बार रेसिडेंट रहना जरूरी है। 2 से ज्यादा चलेगा लेकिन 2 से कम नहीं चलेगा। एंड, अब आगे देखना, एंड लिखा और नहीं लिखा। आप जब रेसिडेंट का टर्म्स कंडीशंस पढ़ रहे हो तो बीच में और था, और क्यों था? क्योंकि सर देयर वी हैव टू सैटिस्फाई एनी 1 कंडीशन आउट ऑफ 2।
हमको एक सेटिस्फाई करना था दो में से, लेकिन अभी आपने ऊपर क्या लाइन लिखा था, इफ ही सेटिस्फाइज बोथ कंडीशन, दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसलिए मैं एंड लिखा। अब चलो देखते हैं उधर आगे क्या। नंबर 2 क्या बोलता है, प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस बोले तो स्टे, प्रेजेंस बोले तो स्टे ऑफ एटलीस्ट 730 days in India during 7 years immediately preceding to relevant previous year। ब्रैकेट में वो 7 years कौन सा है लिखा, 2012-13 से लेकर 2018-19 तक। पहला कंडीशन 10 साल पीछे लेके गया था, दूसरा कंडीशन 7 साल पीछे लेके जाता है। पहला कंडीशन 10 साल पीछे ले जाकर मुझे क्या बोला, चेक कर कम से कम 2 बार तो रेसिडेंट है क्या। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है मालूम है, 7 साल पीछे जा और चेक कर उस 7 साल में उसका स्टे 730 days या उससे ज्यादा है क्या। अगर 730 days या उससे ज्यादा है तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन सकता है। नहीं सर 729 आया या 729 से कम आया तो फिर वो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। If individual resident satisfies both these conditions, then only he will going to be considered as ordinary resident। फिर से रिपीट करता हूं, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ही मैं उस रेसिडेंट को ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलूंगा। मान लो पहला वाला होता है 10 साल में 2 बार रेसिडेंट है, 10 साल में 2 बार रेसिडेंट है, बट 7 साल में 730 दिन नहीं है, तो एक हुआ एक नहीं हुआ ना, तो बच्चों वो नॉट ऑर्डिनरी। पहला नहीं हो रहा है दूसरा हो रहा है तो भी वो नॉट ऑर्डिनरी, क्योंकि ऑर्डिनरी होने के लिए बोथ कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। एक सेटिस्फाई हुआ एक नहीं हुआ, पहला हुआ दूसरा नहीं हुआ, दूसरा हुआ पहला नहीं हुआ, तो आप नॉट ऑर्डिनरी हो, रेसिडेंट हो बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। टू बी ऑर्डिनरी रेसिडेंट मींस यू हैव टू सेटिस्फाई बोथ कंडीशन। क्या है दोनों कंडीशन, सिंपल लाइन में सुनो। पहले कंडीशन में 10 साल पीछे जाओ, कम से कम 2 बार रेसिडेंट रहनी चाहिए। दूसरे कंडीशन में 7 साल पीछे जाओ, कम से कम 730 days और मोर रहना जरूरी। क्लियर? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कंडीशंस ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट आल्सो। अब नॉट ऑर्डिनरी में अलग से पढ़ाने नहीं जाऊंगा। अब नॉट ऑर्डिनरी के लिए आपको सिर्फ क्या लिखना है कि सर इफ अ इंडिविजुअल रेसिडेंट डज नॉट सेटिस्फाइज बोथ कंडीशंस, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता या दोनों में से कोई एक भी नहीं कर रहा है, एक कर रहा है एक नहीं कर रहा है, तो भी वो नॉट ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी कब होगा, व्हेन ही विल गोइंग टू सेटिस्फाई बोथ कंडीशंस। इज इट क्लियर? समझ में आ गया बच्चों? अब आपको करना क्या है सुनना, इंडिविजुअल रेसिडेंट का पैराग्राफ एंड दिस वन मीन्स ये वाला, ये इतना पैराग्राफ जो दिख रहा है ना आपको, हाँ, जिधर मैंने बॉक्स क्रिएट किया ना बच्चों, ये भी पैराग्राफ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सम सॉल्व करते हो अगर रेसिडेंट डिक्लेयर हुआ तो वो ऑर्डिनरी डिक्लेयर करने से पहले ये 3 पैराग्राफ उधर लिखना पड़ता है सम में। क्वेश्चन कैरीज अ वेटेज ऑफ 15 मार्क्स, और अभी अभी क्या हो गया है वो 20 मार्क्स का हो गया ना, तो इसको 10-10 का 2 क्वेश्चन पूछते हैं, 10-10 का 2 क्वेश्चन पूछते हैं। इस पे सम कैसे सॉल्व होगा हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले। फिलहाल अब आपका काम क्या है, रेसिडेंट का कंडीशन एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट का कंडीशन दोनों अपने नोटबुक में लिखो और उसको बाय हार्ट करके रखो, ठीक है? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रेसिडेंशियल स्टेटस के सम्स का सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी में उसका प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर?